सम्मानित साथियों, सादर जय संविधान। साथियों, बहुत हर्ष का विषय है कि देश की 18वीं लोकसभा जो 4 जून को जिसका रिजल्ट आया, चुनी जा चुकी है और कल 9 तारीख को रात्रि 7 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री के साथ में अन्य और मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया, जिस शपथ ग्रहण को महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिलवाया। साथियों, मैं आप सभी को मेरा वीडियो बनाने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि भारत के इतिहास में 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ इस संविधान के रहते हुए, इस संविधान के नेतृत्व में। उसके बाद पहली बार भारत के चुनाव में संविधान की गूंज सुनाई दी दोनों पक्षों की ओर से। एक पक्ष जो सरकार में थे, सरकार में हैं, उनके नेताओं की तरफ से संविधान के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई दिया, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार दिखाई दे रहा था। और उन्होंने हद तब पार कर दी जब उन्होंने नारा दिया, अब की बार 400 पार। तो उनके छोटे बड़े नेता मंचों पे विभिन्न प्रयोजनों में ये कहते हुए दिखाई दिए कि अब की बार 400 पार, और 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। तो जैसे ही उन्होंने संविधान बदलने का जिक्र किया, भारत का जो विपक्षी दल जिन्होंने इंडिया नामक एक गठबंधन बनाया सरकार की गलत नीतियों से लड़ने के लिए जनता के पक्ष में, एकाएक संविधान का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट हो गया और इस मुद्दे को विपक्ष ने बगैर देर करते हुए पकड़ा और अपनी रैलियों में, जनसभाओं में, अपने कार्यक्रमों में इस मुद्दे को प्रमुखता से विपक्षी दल के नेता उठाने लगे कि यदि इस बार सत्ता में मोदी सरकार पुनः वापस आती है, बीजेपी की सरकार, तो ये लोग संविधान को बदल देंगे जैसा कि ये कह रहे हैं। संविधान बदला जाएगा तो तमाम शोषित वंचित समाज, जिसे हम पिछड़ा वर्ग, संविधान के दृष्टिकोण में पिछड़ा वर्ग कहा गया, और उसके वर्ग बनाए गए जिन्हें हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के नाम से जानते हैं। तो संविधान के अनुसार इन तमाम वर्गों को समता, समानता, बंधुत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम सुविधाएं संविधान से प्राप्त हुई। जैसे ही इस समाज को लगा कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई तो ये संविधान को बदल देगी, और संविधान को यदि बदल दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, दूसरा संविधान लागू कर दिया जाएगा, तो हमारे हक अधिकारों का क्या होगा, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। क्योंकि पहले से ही ये संविधान के मूल्यों को इतना कमजोर कर चुके हैं, संविधान की भावना को इतना कमजोर कर चुके हैं कि संविधान को एक तरीके से वेंटिलेटर पे इन्होंने भेज दिया। लेकिन फिर भी जो देश में प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया, उसको संविधान के अनुसार कराना कहीं ना कहीं मजबूरियां भी हैं सत्ता पक्ष की। तो साथियों, पहली बार देश के आम चुनाव में संविधान की गूंज सुनाई दी, सत्ता पक्ष की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी, जिसमें जनता ने अपनी पूरी भागीदारी दिखाई। गंभीरता से इस विषय को समझते हुए, इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जनता ने अपनी पूरी भागीदारी दिखाई। तत्पश्चात चुनाव परिणाम में
जनता की भागीदारी दिखी और जनता ने बेशक कल जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली, लेकिन जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी ताकत से पिछली 2 सरकारों में वो चुन करके आए थे वो ताकत कम कर दी। ये महानता है हमारे देश के नागरिकों की, हमारे देश के सम्मानित जनता की। और जनता ने लोकतंत्र की भावना को समझते हुए कि सत्ता इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए कि सत्ता में अहंकार आ जाए और विपक्ष इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वो सत्ता के गलत कार्यों को रोक न पाए। इस लोकतंत्र की इस भावना को भारत की सम्मानित जनता ने गंभीरता से समझने का काम किया और सरकार को कमजोर करते हुए, विपक्ष को मजबूत करते हुए एक ऐसा संतुलन देश की पार्लियामेंट में भेजा, बैलेंस कर दिया कि सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, इतनी पावर, इतनी ताकत सरकार के पास नहीं है आज की इस लोकसभा में, और विपक्ष इतना कमजोर नहीं है कि वो सरकार को असंवैधानिक कार्य करने से रोक ना पाए। कल जैसा कि शपथ ग्रहण हुआ और संविधान में इसका जो प्रावधान है शपथ ग्रहण का, शपथ लेने का, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 75 में इसका प्रावधान है और अनुच्छेद 75 के खंड 4 में, जो अनुच्छेद 75 का खंड 4 है, उसमें लिखा है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। जैसा कि हमने अभी देखा कि राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। तो साथियों, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 75 के खंड 4 में इसको स्पष्ट रूप से इस बात को बताया गया है कि मंत्री जो शपथ लेंगे वो कैसे लेंगे, उसका क्या प्रारूप होगा। तो जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। तीसरी अनुसूची के अनुसार प्रधानमंत्री से लेकर के लोकसभा के जो मंत्री पद के लिए जो शपथ लेंगे वो उसी प्रारूप के अनुसार लेंगे जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप है। और जो माननीय सदस्य लोकसभा के सदस्य के रूप में, संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, उनका भी प्रारूप तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो आइए प्रारूप के कुछ शब्दों पर, जो शपथ के प्रारूप हैं, प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लेता है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या जिम्मेवारी निर्वाह करनी होती है, क्या कार्य करना होता है और किस तरीके से कार्य करना होता है, वो उसके शपथ का जो प्रारूप है उसमें विनिर्दिष्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति मंत्री के रूप में शपथ लेंगे उन्हें क्या शपथ लेनी होगी, वो क्या जिम्मेवारी उठाएंगे और संविधान व विधि के अनुसार उन्हें कैसे कार्य करने होंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मैं अमुक, यानी वो जो व्यक्ति मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं वो अपना नाम लेंगे और उसके बाद वो उनकी जिसमें आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसमें वो आस्था रखते हैं, किसी महापुरुष में आस्था रखते हैं, किसी पुस्तक में आस्था रखते हैं, किसी व्यक्ति में आस्था रखते हैं, जिस चीज में वो आस्था रखते हैं उसका नाम लेते हुए कि मैं विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा यानी कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। किसके प्रति? भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और
निष्ठा रखूंगा, ऐसा वो कहेंगे। उसके बाद वो कहेंगे कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, यानी जो भी व्यक्ति मंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, वो कहेंगे, कल आपने देखा भी, सभी ने शपथ लिया और उन्होंने कहा जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, शब्द टू शब्द यही कल बोले गए कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, उसे किसी भी रूप में अखंडित नहीं होने दूंगा, खंडित नहीं होने दूंगा, किसी भी रूप में उसका अपमान नहीं होने दूंगा, किसी भी रूप में उसकी मूल भावना से बाहर नहीं जाऊंगा, उसी के अनुसार कार्य करूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। अब वो कह रहे हैं कि मैं संघ के मंत्री के रूप में जो मेरे कर्तव्य होंगे उसका मैं श्रद्धापूर्वक, यानी किसी चीज में जब हमें कोई श्रद्धा होती है तो मैं पूरी ईमानदारी से उस कार्य को करता हूं जिस में मुझे श्रद्धा होती है, और शुद्ध अंतःकरण यानी अपने मन से, जो अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध करते हुए, अंतर आत्मा को शुद्ध करते हुए से निर्वाह करूंगा, अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। यानी मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। क्या करूंगा? अपने मंत्री पद के कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा के साथ निर्वाह करूंगा, तथा मैं भय यानी डर या पक्षपात यानी किसी के साथ पक्षपात करते हुए, अनुराग या द्वेष के बिना, किसी से घृणा करते हुए, घृणा किए बिना, या उससे किसी प्रकार की ईर्ष्या रखते हुए, द्वेष रखते हुए के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आपने एक एक शब्द को सुना होगा, संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। किसी के साथ भारत के प्रत्येक नागरिक में से बगैर जाति, धर्म, लिंग या स्थान के देखे बिना, बगैर किसी अनुराग या द्वेष के बिना, बगैर भय के, बगैर पक्षपात किए हुए, अनुराग या द्वेष किए बिना सभी प्रकार के लोगों के साथ के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ऐसा शपथ में कल पार्लियामेंट, जो हमारी नई लोकसभा चुनी गई, उसके मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें ये सारी बातें कही गई। दूसरा जो गोपनीयता की शपथ होती है, दो शपथें होती हैं साथियों। एक तो पद की शपथ होती है और उसके बाद पद लेने के बाद, पद को ग्रहण करने के बाद फिर गोपनीयता की शपथ होती है। और गोपनीयता में फिर वही दोहराया जाता है कि मैं अमुक, स्वयं का नाम लेते हुए और जिसमें आस्था रखते हैं उसका नाम लेते हुए, कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। साथियों, सबसे पहले उन्हें पद की शपथ दिलाई गई और उसके बाद जिस पद को वो ग्रहण कर रहे हैं उस पद के प्रति जो उनकी निष्ठा होनी चाहिए, जो
उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने 2 बार शपथ किया। पहले शपथ पद की ली और दूसरी गोपनीयता की शपथ ली। साथियों, मेरा आज का ये जो वीडियो बनाने का मुख्य मकसद है वो ये है कि इस शपथ में कहा गया कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यानी भारत का संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है मैं उसे पूरा करूंगा। भारत का संविधान का जो मुख्य मूल है मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा और हम भारत के लोगों के जीवन के कल्याण करूंगा। हम भारत के लोग, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक समाये हुए हैं, उनके बेहतर जीवन के लिए कार्य करूंगा। भारत को बेहतर दिशा की ओर ले जाने के लिए काम करूंगा। ऐसी शपथ ली गई है कल के मंत्रिमंडल, जो नया मंत्रिमंडल चुना गया है उसमें। अब साथियों, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है ये बात कहने का, तो दोनों तरफ से जो सरकार में लोग गए हैं उन्होंने मंत्रिमंडल के रूप में, मंत्रियों के रूप में उन्होंने शपथ ली, और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो संविधान के मुद्दे पर चुन करके आए हैं, भारी संख्या में चुन करके आए हैं। अब मैं दोनों पक्षों, सबसे पहले सरकार को, कि क्या ये एक रस्म अदायगी है जिसे आप पढ़ करके भूल जाया करते हैं, और यदि ये रस्म अदायगी नहीं है तो मैं पूरी ईमानदारी से ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं। जो हमारे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्रियों की शपथ लेते हुए देखे गए लोग, मैं उनसे ये सवाल खड़ा करता हूं कि यदि आप में वास्तव में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा है तो आप संविधान का पालन करिए, संविधान के अनुसार देश को चलाइए, संविधान के अनुसार देश की संस्थाओं को चलाइए, संविधान के अनुसार देश के लोगों के लिए काम करिए और उनके प्रति न्याय करिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने जो शपथ ली है वो शपथ पूरी तरह से झूठी है, छलावा है और वो एक रस्म अदायगी मात्र है, बस। और पिछली सरकारों में ऐसा ही देखा गया है। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं ये देखता हूं, प्रधानमंत्री मोदी को मैंने जब देखा शपथ लेते हुए, उन्होंने भी यही शपथ ली। उन्होंने भी कहा कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो मुझे लाज आई, और भारत के तमाम जो संविधानवादी लोग हैं, संविधान को जानने वाले लोग हैं, संविधान की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, उन सभी को ये बात सुन करके बहुत शर्म आई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बार यही शपथ ली है अपने जीवन काल में, 7 बार। और साथियों, 7 बार उन्होंने शपथ लेकर के उन्होंने संविधान के अनुसार कभी काम नहीं किया। यदि संविधान के अनुसार उन्होंने कार्य किया होता तो भारत का जो शोषित वंचित समाज है, एससी समाज है, उसकी समस्याओं में इजाफा ना हुआ होता, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान हुआ होता। शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई होती, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई होती, रोजगार व्यवस्था बेहतर हुई होती, नौजवान सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर न हो रहा होता, किसान फांसी लगाने के लिए मजबूर न हो रहा होता, मजदूर सड़कों पर भटक न रहा होता। तो साथियों, हम जैसे तमाम लोगों को यह बात सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ कि इंसान कहता कुछ और है और करता कुछ और है। इंसान के मुंह पे तो कुछ और बातें होती हैं, लेकिन दिल में कुछ और बातें होती हैं। साथियों, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपना मत दे करके, वोट डाल करके आप अपनी जिम्मेदारियों से विमुक्त नहीं हो जाते, जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाते। जिम्मेदारियां यहीं से शुरू होती हैं। आपने जो वोट डाला वो जिम्मेदारी निभाने का एक पहला चरण था। अब आपको नई जो सरकार बनी है, 18वीं पार्लियामेंट जो चुनी गई है लोकसभा, उसके एक एक कार्यों पर आपको नजर रखना है। और यदि सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो सरकार को संविधान के अनुसार आईना दिखाएं, संविधान के अनुसार कार्य करने को विवश करें, मजबूर करें।
ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष के नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, मैं अपनी बात को पूरी करने से पहले मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपके घमंड को तोड़ने का हमारी जनता का हमारा जो मकसद था वो ये था कि लोकतंत्र को हमें जिंदा रखना है। और आप जिस जनता को अपनी जूती के नोक पे रखते हैं वो जनता दरअसल इस देश की असली मालिक है। और आप इस देश के केवल और केवल सेवक हैं, मालिक नहीं, राजा नहीं। क्योंकि 1950 से पहले इस देश में राजा पैदा हुआ करते थे रानियों के पेट से, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने उस व्यवस्था का ऑपरेशन करते हुए एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिसमें एक संविधान बना और संविधान में एक अनुच्छेद 326 लिखा गया जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार दिया गया। और भारत के नागरिकों के मत से जो मतदान की पेटी है उस मतदान की पेटी से राजा नहीं सेवक पैदा होता है, जनप्रतिनिधि पैदा होता है। तो साथियों, अब भारत में राजा नहीं जनप्रतिनिधि जनता का सेवक पैदा होता है। तो उस सेवक को जनता के लोक कल्याण के लिए कार्य करना होता है, देश के विकास के लिए कार्य करना होता है, जनता की स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी करनी होती हैं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी होती है, रोजगार के संसाधन बढ़ाने होते हैं और देश में विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों में, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, भारत बहुधर्मी देश है, भारत बहुजातीय देश है, भारत बहुभाषीय देश है, भारत बहुविचारीय देश है। तो साथियों, भारत जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है जहां इलाका बदलते ही भाषाएं बदल जाया करती हैं। वहां समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा की नींव रखी गई 1950 में। और ये जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक नागरिक की है, वो सामान्य नागरिक हो, वो किसी संवैधानिक पद को संभाल रहा हुआ नागरिक हो या भारत के किसी भी ओहदे को संभाल रहा हुआ नागरिक है, तो उसकी जिम्मेदारी है भारत की जनता के लिए बेहतर से बेहतर काम करना, भारत की जनता का जीवन बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करना। तो साथियों, सरकार अपना काम करेगी और मैं वैसे भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात का भरोसा करता हूं, इस बात का के लिए विश्वास हमें आशा है कि जबकि हमने भारत की जनता ने सरकार और विपक्ष कि जो हार गए, यानी विपक्ष सरकार बनाने से दूर रह गया, तो विपक्ष भी खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुशी है विपक्ष में। क्यों? क्योंकि उसको इतनी पावर मिल गई जनता द्वारा कि वो सरकार के असंवैधानिक कार्यों को रोकने में सक्षम हो गया है। जो हार गया वो अपने आप को जीता हुआ मानता है और जो जीत गया वो अपने आप को हारा हुआ मान रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मंसूबों पे पानी फिर गया, संविधान को बदलने के मंसूबों पे पानी फिर गया, लोकतंत्र को समाप्त करने के मंसूबों पर पानी फिर गया। सरकार तो बना ली, लेकिन गठबंधन की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आई। साथियों, संविधान संरक्षक संघ की ओर से हम भी सरकार पे नजर बनाए रखेंगे और विपक्ष को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे कि वो जनता की आवाज को संसद में, पार्लियामेंट में जाकर के उठाएं और सरकार को विवश करें संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए। आप भी नजर बनाए रखिए निरंतर सरकार पे और विपक्ष पे, दोनों पे। मैं आग्रह करना चाहूंगा भारत की संपूर्ण जनता से, जिन्होंने मत दिया है, जिनको मताधिकार को इस्तेमाल करने का, प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है, या जो नौयुवक आगे मताधिकार का प्रयोग करेंगे, कभी किसी नेता का या किसी पार्टी का अंधभक्त नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी पार्टी के समर्थक हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा, या तमाम हमारी जो देश की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, केंद्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, या जो तमाम नेता हैं, किसी नेता का अनुयायी होना, समर्थक होना ठीक बात है, किसी पार्टी का समर्थक होना ठीक बात है, लेकिन अंधभक्त होना गलत बात है। क्योंकि जब भी आप किसी के अंधभक्त होते हैं तो वह व्यक्ति या वो पार्टी
ऐसे कार्य करने लगती है, उसे आवश्यकता से ज़्यादा विश्वास हो जाता है, तो गलत कार्य करने के लिए वो आतुर हो जाती है, गलत कार्य करने लगती है, असंवैधानिक कार्य करने लगती है। इसलिए किसी भी पार्टी या किसी भी नेता का अंधभक्त ना बने। भारत की जनता है, भारत के नागरिक, अपने अधिकारों के लिए हम नेताओं को संसद में भेजते हैं, लोग नागरिक राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बनाते हैं। उनका एक ही कार्य है, जन कल्याणकारी नीतियां बनाना, जनता का कल्याण करना। इसके लिए हम जनता उनको वोट करते हैं, नेताओं को। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी नागरिक समर्थक होना तो ठीक है, यहाँ तक तो उचित बात है, लेकिन अंधभक्त किसी का ना बने। जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सरकार में हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो अपने लोगों, उनके समर्थक भी सरकार से सवाल करें, सवाल उठाएं, उनके गलत कामों पे पर्दा न डालें। और जो विपक्ष में बैठे हुए हमारे माननीय सांसद बैठे हुए हैं, उनके जो समर्थक हैं वो भी अपने माननीय सांसदों से उनको प्रेरित करें, उन्हें अवगत कराते रहें, अपनी समस्याओं से अवगत कराते रहें, ताकि वो सदन में जा करके, संसद में जा करके सरकार से मांग करें कि वो जनता के लिए अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कार्य करें। तो साथियों, मैं अपनी बात को पूरी करते हुए अंत में यही कहना चाहूँगा कि संविधान संरक्षक संघ निरंतर संविधान के अनुसार भारत की जो पूरी व्यवस्था है चलनी चाहिए, निरंतर संविधान संरक्षक संघ काम कर रहा है। आप सबसे अपेक्षा है कि संविधान संरक्षक संघ के साथ खड़े होकर के संविधान के अनुसार भारत का निर्माण करने में हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं और आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा संविधान की ओर से कि मैं भारत का संविधान हूँ, पहली बार चुनाव में आया हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, पहली बार चुनाव में आया हूँ। जनता को हक अधिकार दिलाने, जनता को हक अधिकार दिलाने, सांसदों को कर्तव्य सिखाने आया हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, पहली बार चुनाव में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।